1mg.com वार्तालाप में एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी के साथ। तो अगर आपको कफ़ और कोल्ड है और बुखार नहीं है तो टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कफ़ कोल्ड और बुखार भी है तो भी आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आए या ऐसे किसी हॉटस्पॉट में नहीं है जहाँ पे कोविड के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। इस मौसम में जब मौसम बदल रहा है तो आम आदमी को भी ज़ुकाम, नज़ला और बुखार हो सकता है, और हर एक ज़ुकाम, नज़ला, बुखार कोविड नहीं है। कई सिंपल फ्लू लाइक सिम्टम्स के कारण भी बुखार हो सकता है जो अपने आप 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा डर है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और अगर वो ये लक्षण ऐसे लगते हैं और आप उस एरिया से आ रहे हैं जहाँ पे कोविड-19 का ट्रांसमिशन हो रहा है, तभी आपको अपने टेस्ट कराने की ज़रूरत होगी। अगर आप एल्डरली हैं, अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या सांस की तकलीफ़ है या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो भी अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आप हाई रिस्क हैं बिकॉज ऑफ हैविंग कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट, किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए हैं, या आप उस हॉटस्पॉट एरिया में हैं जहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, तभी आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि भारत का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा ऐसा है जहाँ पे कोविड का इतने ज़्यादा केसेस नहीं हैं, और अगर आप उस हिस्से से बिलोंग करते हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें और डेटा की ज़रूरत है। कई लोगों ने ये शो किया है कि बिकॉज़ इंडिया में इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, मलेरिया ज़्यादा था तो इसलिए इम्यूनिटी ज़्यादा है और कोविड-19 हमारे में लेस सीवियर इलनेस करेगा। एक और स्टडी है जिसने ये शो किया कि क्योंकि इंडियंस और कुछ पार्ट्स में जहाँ पे बीसीजी वैक्सीन रेगुलरली की जाती है उससे इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और इसलिए उन कंट्रीज़ जहाँ पे बीसीजी वैक्सीनेशन हुआ है वहाँ पे डेथ्स कम है, और जहाँ पे बीसीजी वैक्सीनेशन ट्यूबरकुलोसिस के लिए नहीं हुआ है वहाँ पे डेथ्स ज़्यादा है। कहना मुश्किल है, और मेरा ये मानना है कि हमें और डेटा चाहिए बिफोर वी से कि बीसीजी वैक्सीनेशन या रिकरेंट इन्फेक्शन से हमारी इम्यूनिटी बढ़ी है या कोई एथनिक वेरिएशन है जिससे हम कह सकते हैं कि वी आर प्रोटेक्टेड एंड वी विल हैव लेस सीवियर इन्फेक्शन। एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि वी आर अ यंगर पॉपुलेशन। बाहर देशों में ये देखा गया है कि एल्डरली में मोर्टेलिटी ज़्यादा है, और इंडियन पॉपुलेशन इज़ मच मोर यंगर देन इन यूरोप, एंड दैट कैन ऑल्सो बी एक कॉज कि जिसके कारण मोर्टेलिटी में भी लेस इन इंडिया। तो ये सब हाइपोथेसिस हैं, वी नीड टू evaluate it and see, and time will only tell whether they are actually correct or not. So lot of studies are being done to see of what is can be the role of zinc, और कई कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट में भी जिंक दिया गया है, not only as prophylaxis but as treatment. Similarly there is also issue of high dose vitamin C which can be helpful. पुराने ज़माने से लोग कहते थे कि अगर आप विटामिन सी लो तो आपके वायरल इन्फेक्शंस और गले का इन्फेक्शन कम हो सकता है. So that is one theory which has been there for a long time. Trace elements have also been used. There are some lab data which suggest that other trace elements like selenium and other may also be helpful, and some people are also looking at elements like copper and other things. तो ये अभी बेसिक स्टडीज़ का या रिसर्च का एक फोकस है. There is not enough data to say definitely that this is something which is definitely useful, कि ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है जिससे आपको कोविड-19 नहीं होगा. तो मेरा ये मानना है कि टू से राइट नाउ कि जिंक इज़ यूजफुल, विटामिन सी इज़ यूजफुल और अदर ट्रेस एलिमेंट आर यूजफुल इज़ प्रीमेच्योर. So lot of research is going on in India also by various researchers, abroad also and in collaboration also, जिससे हम एक वैक्सीन ढूंढ पाएँ फॉर कोविड-19. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज़ दैट एनी जो वैक्सीन डेवलपमेंट है वो अलग अलग स्टेजेस से होके जाती है. पहले तो एक वैक्सीन जो इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर न्यू वायरस वो बनाने की ज़रूरत है. फिर उसकी एफिकेसी देखने की ज़रूरत है कि ये वायरस जो वैक्सीन है कितनी इफ़ेक्टिव है, मतलब इज़ इट अगर एफिकेसी ही कम है तो वायरस उस वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं है.
उसके बाद ये है कि ये सेफ़ है या नहीं। बहुत साल पहले इन द 70s एंड 80s कुछ वैक्सीन्स आई थी जिससे साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी थे, दैट्स वाई वो यूज़ नहीं हो पाई। तो एनी वैक्सीन विच इज़ बीइंग गिवन टू हेल्दी पॉपुलेशन, जो हम आम लोगों में दे रहे हैं, उसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सो एफिकेसी और सेफ्टी अगर प्रूव होती है, उसके बाद वो वैक्सीन जो है मास प्रोडक्शन में जाती है। और ओवरनाइट तो बहुत ज़्यादा डोजेज़ नहीं मिलेंगे, और इंडियन अगर वैक्सीन आए तो भी इतने डोजेज़ तो नहीं होंगे। तो हमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि किन को दें, हाई रिस्क ग्रुप को दें, हेल्थ केयर वर्कर्स को दें, या और किसी ग्रुप को दें। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है दैट विल टेक टाइम। मेरा तो मानना है कि वैक्सीन आने में कम से कम 1 साल लग सकता है, और ये नॉर्मल प्रोसेस है। पर लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसको छोटा किया जाए और जितने जल्दी हो सके वैक्सीन एक ग्लोबल वैक्सीन एक बन पाए। टेस्टिंग की जो इंडिया में पॉलिसी है वो इवॉल्व हुई है पहले, क्योंकि ये टेस्टिंग हमेशा हम तभी करना चाहते हैं अगर हम कोई क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन यही था कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि ये वायरस बाहर से आया है, तो उनमें कितना इन्फेक्शन है, और इसलिए ये जो टेस्टिंग हुई थी जो बाहर से लोग आ रहे थे उनमें की जा रही थी या उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में की जा रही थी। फिर ये हो रहा था कि हम सर्वेलेंस करके देखें, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक सर्वेलेंस प्रोग्राम है जिसको हम IDSP कहते हैं, जिससे हम ये देखते हैं कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस भारत में कितना है, सारी जो हम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है वो कितना है, उसमें कोई ऐसा हॉटस्पॉट तो नहीं आ रहा है जिससे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। और इसलिए फिर टेस्टिंग में भी क्राइटेरिया चेंज हुआ कि जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहा है जिसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है उसकी टेस्टिंग हो, जिससे हमारे को कुछ आइडिया हो कि हमारे जो सीवियर निमोनिया के पेशेंट्स हैं उसमें कोविड-19 है या नहीं, और अगर है तो उसमें कोई लिंक है जो जिससे वो कॉन्टैक्ट कोई पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आया हो जो बाहर से आया है या कोविड-19 पॉजिटिव है। अब जो टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी इसलिए चेंज हुई है क्योंकि जैसे जैसे हम टेस्टिंग बढ़ाना चाहते हैं, हम ये उसका इशू ये होना चाहिए कि हम क्या उससे क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हैं, उससे हम क्या नतीजा निकालना चाह रहे हैं। अगर रैंडम टेस्टिंग या सारे लोगों के में टेस्टिंग करेंगे, इट विल बी मोर ऑफ यूजिंग किट्स बट नॉट गेटिंग एनी आंसर्स। अब जो हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि वहाँ पे कितने लोगों को कोविड-19 है, इसलिए जो भी हॉटस्पॉट्स में जिसको भी फीवर ज़ुकाम नज़रा है उसकी टेस्टिंग अब यूज़ की जा रही है। और अब ये उम्मीद है कि जब एंटीबॉडीज़ किट्स ज़्यादा आ जाएंगे हमारे देश में तो उससे आइडिया हो जाएगा कि किसको इन्फेक्शन हो चुका है और उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। तो अभी हमारे कंट्री में मास स्क्रीनिंग का कोई लॉजिक नहीं बनता है, और उसमें सोल्यूशन जो ये है ये हमें समझना चाहिए कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है। अगर हम 1, 2 या 5% की बात करें वो कितना नंबर बनता है, उसको टेस्ट करने की ज़रूरत भी है या हम अपने रिसोर्सेज उसमें अननेसेसरीली यूज़ कर पाएंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें जो टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी है वो अपनी कंट्री की पॉपुलेशन, अपनी नीड्स और हम क्या उससे आगे नतीजा निकाल सकते हैं उसके हिसाब से टेस्टिंग करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अभी हमें एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्टिंग जो हम RT-PCR या एंटीबॉडी टेस्टिंग कर रहे हैं उससे हमें ये देखना चाहिए कि कौन से एरियाज़ में केसेस ज़्यादा हैं जिनको हम क्वारंटाइन कर सकते हैं या लॉकडाउन ज़्यादा एग्रेसिवली कर सकते हैं, कौन से एरियाज़ में केसेस है ही नहीं या बहुत कम हैं जहाँ पे हर लिमिटेड ग्रेडेड लॉकडाउन को उठा सकते हैं। और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कुछ हद तक टेस्टिंग का प्लान बनना चाहिए, लेकिन रैंडम लार्ज स्केल टेस्टिंग विदाउट एनी पर्पस विल बी अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो आई थिंक ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अगर हमें कोई भी इन्फेक्शन हो तो पहले जो वायरस है वो हमारे नाक में गले में आके ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है। उस दौरान अगर हम नेज़ल स्वैब लें या गले से स्वैब लें तो उसको अगर हम टेस्ट करें RT-PCR से तो हम वायरस को पिकअप करने की कोशिश करते हैं कि हमारे गले में या नाक में वायरस है या नहीं है। और वो जो टेस्ट है वो शुरू वाले दिनों में पॉजिटिव आता है, जो शुरू के कुछ दिन है 5-7 दिन में वो पॉजिटिव रह सकता है, और इसलिए वो हम टेस्ट करते हैं कि किनको इन्फेक्शन है या नहीं है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये टेस्ट मुश्किल है करने के लिए क्योंकि आप एक लाइव वायरस के साथ डील कर रहे हो, और इसलिए और एक किट चाहिए, RT-PCR किट जो है वो चाहिए। और इसलिए
लैब्स जो ये कर सकते हैं वो कुछ हद तक लिमिटेड हैं और इसमें कुछ टाइम लगता है कभी रिपोर्ट आने में। एम्स में अगर हम सुबह सैंपल दें तो दोपहर तक रिपोर्ट आ जाती है, पर कई सेंटर्स में थोड़ा और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन जब इन्फेक्शन होता है तो उसके कुछ दिन बाद, 5 से 7 दिन बाद और यूजुअली 12 दिन तक भी लग सकते हैं, आपके शरीर में उस वायरस को लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनने शुरू हो जाते हैं। ये एंटीबॉडीज़ जो हैं ये ब्लड में आ जाते हैं और एक पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है जो ब्लड टेस्ट है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि ये एंटीबॉडीज़ शरीर में है या नहीं है। शुरू के 5 से 7 दिन में एंटीजन टेस्ट जो हम RT-PCR से करते हैं और जो नेज़ल स्वैब या थ्रोट स्वैब से करते हैं वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे जो हम ब्लड टेस्ट से कर सकते हैं और जो आधे घंटे में ही आपको बता देगा कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं हैं। लेकिन ये वाला एंटीबॉडी टेस्ट है, ये फिर कई दिनों तक, कई महीनों तक पॉजिटिव रह सकता है। तो अगर आपको लक्षण हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, और अगर आप अपना टेस्ट कराएं 5 से 7 दिन के बाद और एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है, तो हम ये कह सकते हैं कि शायद आपको कोविड का इन्फेक्शन है और वो 5 से 7 दिन पुराना है। अगर आपको कोई लक्षण नहीं है और अगर आपका एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपको इन्फेक्शन कभी हुआ था। मोटे तौर पे अगर ये समझें कि अगर शुरू के 5 से 7 या 10 दिन तक आपको फीवर, बुखार, ज़ुकाम, नज़ले के बाद एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आते हैं, तो कोविड-19 इन्फेक्शन हो सकता है। अगर कोई लक्षण नहीं है और बाद में आपके एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं, तो ये आपका पास्ट इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं और इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। तो अगर हम देखते हैं टेस्टिंग पे हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से RT-PCR, जैसे मैंने कहा कि वो वायरस को देखता है। एक और टेस्ट है जिसको हम जीन एक्सपर्ट कहते हैं। जो जीन एक्सपर्ट टेस्ट है वो पहले जो हम यूज़ कर रहे थे और उसके कई किट्स अवेलेबल हैं, टेस्ट अवेलेबल है, जहाँ पे हम टीबी की टेस्ट करते थे, जिसे हम टीबी का कीटाणु पकड़ने के लिए करते थे। लेकिन वही जो सिस्टम है वो अब कोविड-19 के लिए भी यूज़ हो सकता है और उसमें कार्ट्रिज बेस्ड सिस्टम है। अगर हम वो कार्ट्रिज यूज़ करें तो उसी मैकेनिज़्म से हम देख सकते हैं, उसी मशीन को यूज़ करके, कि कोविड-19 के वायरस है या नहीं। और वो भी एक PCR बेस्ड सिस्टम है। वो बाहर से भी किट्स आते हैं और इंडिया में भी वो बनते हैं ट्रूनेट के नाम से, जो टीबी के लिए यूज़ होते हैं, और इसलिए वो कई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और कई और जगह पर भी अवेलेबल हैं। इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज़ द टेस्टिंग, क्योंकि CBNAT और ट्रूनेट को अगर हम और जीन एक्सपोर्ट को अगर हम यूज़ करें तो उससे कार्ट्रिज के बेसिस पे हम इवन एट स्मॉल हॉस्पिटल्स या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी टेस्टिंग कर सकते हैं कि वायरस आपके गले में या थ्रोट में है या नहीं है। सीरोलॉजी टेस्ट का सबसे ज़्यादा एप्रीहेंशन है कि इतने सारे किट्स जो आ रहे हैं उनकी सेंसिटिविटी कितनी है और स्पेसिफिसिटी कितनी है। किट्स तो बहुत आ जाएंगे लेकिन उनको टेस्ट करने की ज़रूरत है। ICR ने कि इंस्टीट्यूट NIV में ने कई टेस्ट को ट्राई करके देखा। कई टेस्ट जो है वो फेल हो गए क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अगर हम कोई ऐसा टेस्ट यूज़ करें जो हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो वो ज़्यादा नुकसान कर सकता है। इट इज़ बेटर नॉट टू हैव अ टेस्ट रादर देन हैविंग अ रॉन्ग टेस्ट। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब भी हम टेस्ट देखें तो हमें ये समझना चाहिए कि वो कामयाब कितना है। अगर वो हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो हमें ऐसा टेस्ट नहीं यूज़ करना चाहिए। और मार्केट में अब बहुत ज़्यादा टेस्ट बनने लगे हैं क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई है, लेकिन उसकी क्वालिटी कंट्रोल बहुत इशू में है। इसलिए जब तक ये टेस्ट प्रॉपर्ली क्वालिफाई नहीं होते कि हाँ इनकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है, तभी हमें ये यूज़ करना चाहिए। और ऐसा ही शुरू में हुआ था जब डेंगू के केसेस बहुत आते थे, तो डेंगू में भी हम पॉइंट ऑफ केयर एक एंटीबॉडी टेस्ट यूज़ करते थे, कार्ड टेस्ट था। और शुरू वाले दिन में कई दफ़ा वो फॉल्स पॉजिटिव हो जाते थे और जब बाद में हम ब्लड सैंपल टेस्ट कराते थे तो वो पता चलता था कि ये तो नेगेटिव है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम किट यूज़ करें उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी प्रॉपर्ली टेस्ट की हो कि ये एक्चुअली रिज़ल्ट ठीक दे रहा है।
कई ट्रायल्स हो रही हैं, सॉलिडारिटी ट्रायल WHO कर रहा है और कई कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया में कई सेंटर्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करने लगे हैं। इसके अलावा और कुछ स्टडीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ लुकिंग एट टू थिंग्स, जैसे आपने कहा ड्रग ट्रायल्स विच आर लुकिंग एट एंटीवायरल। देयर आर कई जो ड्रग्स हैं जो यूज़ हो रही हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एजिथ्रोमाइसिन कॉम्बिनेशन एक है, कुछ एंटी HIV ड्रग्स हैं और कई और टाइप के ड्रग्स भी यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं जो हम कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म हैपन्स विद द इन्फेक्शन विच कॉजेज इंजरी टू द लंग्स, और कैन वी लुक एट सर्टन मोनोक्लोनल ड्रग्स विच आर अगेंस्ट दी साइटोकाइंस। एक साइटोकाइन है IL-6, सो एंटी IL-6 मोनोक्लोनल ड्रग्स आर बीइंग ऑल्सो लुक्ड एट। ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि ये कितने इफ़ेक्टिव हैं। रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कई स्टडीज़ हो रही हैं। इंडिया में भी कई सेंटर्स हैं आइदर थ्रू ICMR ऑन देयर ओन और रिसर्च लैब्स विच आर फंडिंग दिस रिसर्च। ओनली टाइम विल टेल हाउ इफेक्टिव दे आर, बट अ लॉट ऑफ रिसर्च इज़ बीइंग डन ऑन दिस। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमें कोविड-19 से लड़ाई लड़नी है तो ये हॉस्पिटल वाली लड़ाई नहीं है, ये कम्युनिटी वाली लड़ाई है। और इसका ये मतलब है कि अगर हमें ये इन्फेक्शन से कंट्रोल करना है तो लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। चेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन को तोड़ना है और इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, होम क्वारंटाइन, हैंड वॉशिंग एक बहुत ज़रूरी एक वेपन है इस लड़ाई से लड़ने के लिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने एल्डरली को प्रोटेक्ट करें जिनसे उनको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि सारा डेटा ये कहता है कि जो ओल्डर लोग हैं और जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनमें मोर्टेलिटी ज़्यादा है। तो अगर हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो मोर्टेलिटी इंडिया में कम होगी। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, अगर हम अपने आप को स्ट्रिक्टली होम क्वारंटाइन करेंगे और हैंड वॉशिंग करेंगे तो हम इस इन्फेक्शन को एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने से रोक पाएंगे और केसेस कम होंगे और हॉस्पिटल में लोड नहीं होगा। हॉस्पिटल में अगर लोड ज़्यादा होगा तो फिर वो जो लड़ाई है वो आगे निकल गई होगी, और इसलिए इट इज़ अ कम्युनिटी वॉर रादर देन अ हॉस्पिटल वॉर। इसलिए मैं सब लोगों को यही कहूँगा कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, और चाहे आप हॉटस्पॉट्स में हो चाहे आप नॉन हॉटस्पॉट एरिया में हो, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन को पूरी तरह से का पालन करें, जिससे हम इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से रोक पाएँ।